हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। वापस आ गए हम लोग एटम एंड न्यूक्लियाई का सेकंड लेक्चर लेकर के। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड की अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, उनकी रेडियस भी निकाली थी, क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था क्या वो भी बताया था आपको, उनके सक्सेस और ड्रॉबैक्स भी बताए थे। कुछ ड्रॉबैक जो उनके रह गए थे उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब हम लोग उसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेंगे, तो जिसमें मेन रोल है वो किसका है? नील बोर का। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, कि नील बोर का एटॉमिक मॉडल क्या था, उन्होंने क्या बोला है। हम लोग फिर उनकी रेडियस भी निकाल के बताएंगे, एटॉम में क्या, कहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेगा, कितनी एनर्जी लेके रिवॉल्व करेगा। तो ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है आज। ठीक है, पहले एक बार रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या बोला था और क्या ड्रॉबैक उन्होंने फेस किए थे। ठीक है, देखो बताया था आपको, याद है 1911 1911 में रदरफोर्ड बाबा ने क्या कहा था भैया? रदरफोर्ड जो कह रहे थे वो क्या कह रहे थे, शॉर्ट में सुनेंगे, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि मैं ये, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लेक्चर पहला देख के हैं, इसके लिए शॉर्ट में सुने। क्या कहा था? एटॉम आर स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल है एटॉम, गोल है, जिनकी उन्होंने रेडियस बताई थी 10⁻⁻10 मीटर। पूरा का पूरा एंटायर मास या पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने बोला था जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रखा हुआ है। वो सेंटर वाली जगह वो किस नाम से जानेंगे? न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। पूरा का पूरा जो चार्ज रखा हुआ सेंटर में रखा है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसकी इन्होंने रेडियस भी बताई थी, रेडियस भी बताई थी। और रेडियस कितनी बताई थी? 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटी थी। फिर उन्होंने ये भी बोला था कि बाहर इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका चार्ज, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं नियरली इक्वल ही बोला इन्होंने। इन्होंने कहा बाहर वो जो अंदर जो पॉजिटिव है उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटॉम है। जो एटॉम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ये बात भी इन्होंने बोली। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो एटॉम है वो गोल गोल घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमेंगे, एटॉम रुके नहीं है, एटॉम जो है चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ पर। बोल रहे हैं भैया कि एटॉम जो है सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। अच्छा, गोल गोल घूम रहे हैं तो इनके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। इन्होंने कहा है भैया गोल गोल घूम रहे हैं तो इनके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। कितना फोर्स होगा? mv²/r। ये कहां से ये आएगा? तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा मिलेगा। कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक? 1/4πε0, जो चार्ज अंदर जो चार्ज बाहर, Q1 Q2/r²। ये सारी बात इन्होंने अपने मॉडल के अंदर कही। समझ में आया था? पहले ही पढ़ा चुके हैं कि भैया एटॉम गोल है जिसकी रेडियस 10⁻⁻10, पूरा का पूरा चार्ज, पॉजिटिव जो चार्ज है वो कहां रखा हुआ है? अंदर। उस कोर को, उस पॉइंट को न्यूक्लियस कहेंगे, जो बहुत ज्यादा छोटा है, जिसकी रेडियस 10⁻⁻15 मीटर है। ये दोनों बात बताई। उन्होंने बोला जितना अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही बाहर नेगेटिव चार्ज भी घूम रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन है। दोनों के कारण इलेक्ट्रिकली कैसा है? न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन है नहीं, रुके नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गोल गोल घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से प्रोवाइड हो रहा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ये बात जे रदरफोर्ड ने ये वाली सारी बातें बताई। अच्छा, इनका एक ड्रॉबैक मैंने आपको बताया था, बहुत फेमस ड्रॉबैक हो गया था। एक ड्रॉबैक जो इन्होंने बोला था, ये एटॉम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए थे। एटॉम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। पहले तो यहीं से सुनते हैं, एटॉम की स्टेबिलिटी मतलब समझ में नहीं आया। देखो बता रहा हूं, मान लो ये कोई उनका स्टूडेंट है, तो उन्हीं का स्टूडेंट इनसे पूछ रहा है, उन्हीं के स्टूडेंट से इनसे पूछा कि सर ये इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है, इधर है, इधर है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इट मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये चार्ज एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड चार्ज में से रेडिएशन निकलती है। अगर रेडिएशन निकलेगी, एनर्जी इमिट होगी, तो फिर ये इसकी एनर्जी कम होते होते ये छोटा गोला बनाता जाएगा और आके टकरा जाएगा। अगर टकरा गया तो फिर ये स्टेबल कैसे है? लेकिन एटॉम तो स्टेबल है, एटॉम ने हमने देखा है वो तो टकरा ही नहीं रहा है। तो इसका रीजन क्या है? ये क्यों नहीं टकरा रहा? ये स्टेबिलिटी रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। बात 1911 की है। अब धांसू एंट्री ली नील बोर। नील्स बोर की बात करें
नील बोर ने एंट्री ली 1913 में। 1913 में इनकी ही थीसिस, इनकी सारी पढ़ाई बड़ी जो इन्होंने पढ़ाया उनको पढ़ा, सामने रखा, और इन्होंने उसको अपनी भी कुछ पढ़ा और कैलकुलेशन कर 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 करके इन्होंने कुछ नई चीजें बताई और अपने इन्होंने खुद ने पोस्टुलेट्स दिए। नील बोर के एनसीईआरटी में 3 पोस्टुलेट्स दिए हुए। नील बोर के एनसीईआरटी में 3 पोस्टुलेट्स हैं। उसमें पहला पोस्टुलेट तो उन्होंने रदरफोर्ड की बात को ही बोल दिया है, जो रदरफोर्ड ने बोला था वो उठा करके इन्होंने बोल दिया पहले पोस्टुलेट्स में। दूसरे तीसरे पोस्टुलेट्स में इन्होंने कुछ एड ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो आप कहें तो मैं तीनों एक साथ बता सकता हूं, अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, आप उनको स्प्लिट करके पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। देखो, स्प्लिट करके देखना हो तो स्प्लिट करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। नील्स बोर्स के पोस्टुलेट्स पढ़ने अपने हो, ठीक है। नील्स बोर्स पोस्टुलेट्स क्या बोला है भैया इन्होंने, नील बोर ने 1913 में, 1913 में नील बोर क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो नील बोर का क्या कहना था, पहले स्टार्ट। एटॉम्स आर स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप, एटॉम जो है स्फेरिकल है शेप में, एंड देयर एंटायर, पूरा का पूरा मास, या बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज, जो इनका पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इज कंसंट्रेटेड, इकट्ठा रखा हुआ है, एट द सेंटर ऑफ एटॉम, एटॉम के सेंटर पे। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये सारी बातें रदरफोर्ड बोल रहे हैं, ये सारी बातें, एटॉम गोल है ये भी रदरफोर्ड ने बोला है, पूरा मास सेंटर पे ये भी रदरफोर्ड ने बोला हुआ है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है ये भी रदरफोर्ड ने बोला हुआ है। अभी सुनते चलो, इसमें कुछ मॉडिफाई नहीं करें, आगे सुनो। इन्होंने बोला द पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है, आर नियरली इक्वल, नियरली ये लगाओ नहीं लगाओ, इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्या है, बराबर है। सो इसीलिए एटॉम जो है इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल सकते हैं, एटॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। ये पहला पोस्टुलेट, सो इसमें कुछ भी इन्होंने मॉडिफाई नहीं किया, कुछ भी नई चीज इन्होंने नहीं बताई, अभी तक जो 4 ही चीजें बताई हैं ये तो रदरफोर्ड ने बोली थी। समझ में आया कि नहीं आया। एटॉम गोल है, रेडियस वेडियस आप बढ़ा सकते हैं, इसको अच्छे से लिखना हो तो किताबों में भी लिखा हुआ, एटॉम्स आर स्फेरिकल इन शेप, तो उसकी रेडियस है 10⁻⁻10, उसका पूरा मास कहाँ रखा हुआ है, न्यूक्लियस में, उसकी भी रेडियस है 10⁻15, बहुत छोटा सा वो पॉइंट है न्यूक्लियस। ये सारी बात रदरफोर्ड ने बोली, कोई नई चीज इन्होंने अभी नहीं बोली। दूसरा पोस्टुलेट जो था वो इनका अच्छा पोस्टुलेट था, अब इन्होंने बोला है, क्या बोला सुनो, एक अच्छे समय ना, क्या बोला इन्होंने, दूसरे पोस्टुलेट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे, इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूमेंगे, फिक्स ऑर्बिट में ही घूमेंगे, चाहे जहां नहीं घूमेंगे वो ऑर्बिट आपकी कैसी मिलेगी, सर्टेन मिलेगी, स्पेसिफिक ऑर्बिट है, नॉन रेडिएटिंग है, नॉन रेडिएटिंग, नॉन रेडिएटिंग, उसमें से रेडिएशन नहीं निकल रही, इस पर बाद में करेंगे, अभी पहले समझो। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो स्पेसिफिक ऑर्बिट में करेंगे। अभी रदरफोर्ड जो बोल रहे थे उन्होंने क्या बोला था कि ये एटॉम और एटॉम के अंदर न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम सकता है, इन्होंने इसके बारे में नहीं बोला, लेकिन इन्होंने बोला, नील्स बोर बोल रहे हैं, एटॉम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे लेकिन स्पेसिफिक ऑर्बिट में, अपने मन से कहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है तो यहीं घूम रहा है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं बताया, इन्होंने कहा स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूमेंगे, नॉन रेडिएटिंग होगी वो ऑर्बिट, उसमें से बात की बात है, आगे बढ़े, पहले स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूमेंगे, उस ऑर्बिट को हम लोग उसका एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हो आप, स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूमेंगे, बात समझ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट,
एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूमेंगे, जिसे हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलेंगे। समझ में? इतनी बात समझ में आई? मतलब ये एटॉम, ये न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन चाहे या नहीं, एक ऑर्बिट उसकी स्पेसिफिक होगी। अब क्वेश्चन आया दिमाग में, स्पेसिफिक ऑर्बिट मतलब वो ऑर्बिट होगी कहां होगी? ऑर्बिट कहां होगी? अब ये नील बोर को भी बताना भैया ऑर्बिट कहां होगी, ऐसे बोल दिया स्पेसिफिक है, ठीक है। मतलब समझ में आया कि भैया मेरे घर के अगर पास घूमना है तो आपको कितने कदम पे घूमना है? 10 कदम की दूरी पे, 15 की पे घूमोगे, ऐसा नहीं कि 10, 5, 2 चाहे नहीं, स्पेसिफिक दूरी बोली इन्होंने। अब स्पेसिफिक ऑर्बिट है कहां? तो उसके लिए इन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके? h/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये बोला इन्होंने, इसको बड़े अच्छे समझो, ये बहुत काम का पॉइंट है जो इन्होंने बोला। ये मेन पोस्टुलेट तो मैं इसी को मानूंगा इनकी भाषा में, समझे? जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है गोल गोल तो उसके पास एक मोमेंटम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो क्या होगा? उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम, गोल गोल घूम रहा है, मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम, MVR, क्लास 11th में पढ़ा होगा। एंगुलर मोमेंटम है इसके पास MVR, वो इज इक्वल, बराबर होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर n शुड बी इंटीजर, n यहां इंटीजर है, n की वैल्यू 1 2 3 4, n जो यहां लिख दिया है वो क्या लिख दिया मैंने? इंटीजर लिख दिया है। या आपकी भाषा में बोल रहे हैं इसको तो बोलेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट। आप कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं? आप कौन सी, या तो पहली ऑर्बिट है, तो दूसरी है, तीसरी है, कौन सी ऑर्बिट है वो आपको यहां बताना है। ये लिखा है h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 2π। ये बोला उन्होंने MVR बराबर NH/2π। बात समझ में आई? MVR एंगुलर मोमेंटम बराबर किसके होना चाहिए? NH/2π के। मतलब समझ में? मैं बताऊं, देखो मान लो आपको पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कराना है, तो मैंने बोला कि सर पहली ऑर्बिट कहां होगी? मैंने कहा पहली ऑर्बिट कहां होगी, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट यहां 1 लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय h इज प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट लिख दूंगा 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 2 की जगह 2 इंटू पाई की वैल्यू लिख लेंगे 3.14, जो भी करके आंसर आएगा। ये आंसर जितना आया ना उतना ही मोमेंटम होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन का। अब वो मैंने मोमेंटम चेक किया, यहां है क्या? नहीं है। मान लो मैंने ये सॉल्व करके आंसर कुछ भी आया आपका, वो मोमेंटम यहां है या नहीं, या नहीं है, यहां है या नहीं, या नहीं, यहां मोमेंटम इतना मिल गया, इतना मोमेंटम यहां मिल गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा। अब मैंने कहा दूसरी ऑर्बिट कहां होगी, तो आपको नंबर 2 लिखना पड़ेगा। फिर मैंने 2 से सॉल्व किया तो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ। मैंने कहा क्या वो मोमेंटम यहाँ कि नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, यहां हो रहा है यहां, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां पर घूमेगा। मतलब जब एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का बराबर हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, वहीं पर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने वाला है। इन्होंने बहुत सिंपल शब्दों में समझा दिया। बात समझ में आई? मतलब इन्होंने ये दो पोस्टुलेट जो दिए वो दोनों पोस्टुलेट अभी तक तो समझ में आ गए होंगे। पहला तो उन्होंने रदरफोर्ड को कॉपी करके बोल दिया है, एटॉम स्फेरिकल, न्यूक्लियस फ्यूक्लियस फलाना 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 बोल दिया। दूसरा बोला उन्होंने, क्या बोलना है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि कहीं भी घूमेंगे, एटॉम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूमेंगे, एटॉम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं, स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूमेंगे, ऑर्बिट फिक्स होगी। अब पूछा जाए कि ऑर्बिट कहां होगी, ऑर्बिट कहां होगी, ये क्वेश्चन बहुत आना चाहिए। तो ऑर्बिट उन्होंने बताया जब इलेक्ट्रॉन के घूमते समय उसका एंगुलर मोमेंटम बराबर निकले इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। समझ में? h/2π क्या जाए, वही घूमेगा। और यहाँ जो इंटीग्रल इंटीजर होना चाहिए 1.5 2.7 नहीं लिख देना, डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर नहीं, इंटीजर पूरा नंबर 1 2 3, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट भी हो सकती है, ये बोलेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट ही है। आया समझ में कि नहीं आया? ये इनका दूसरा लॉ था, दूसरा पोस्टुलेट। समझ में आया? मैं ब्रेक करके भी लिख सकता लेकिन समझ में आ गया होगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा पोस्टुलेट, आगे बढ़े। तीसरा पोस्टुलेट फील करें, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी। वो एनर्जी कितनी होगी? उतनी ही होगी जितनी उस एनर्जी लेवल की है, मतलब जो एनर्जी उस ऑर्बिट की है। ऑर्बिट को मैंने एनर्जी लेवल भी बोला था, अभी लिखा था,
ऑर्बिट को मैंने बोला एनर्जी लेवल, मतलब एनर्जी लेवल है तो उसका एक एनर्जी का लेवल होगा। अब इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है तो उसकी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, जिस लेवल में वो घूम रहा है उतनी ही उसके पास क्या होगी, एनर्जी। और क्या बोला है, लिख देते हैं यहाँ, सिंपल शब्दों लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, विच इज क्वाइट सेम एज दैट ऑफ एनर्जी लेवल, as that of energy level in which it is revolving। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, और कितनी एनर्जी है, उतनी ही एनर्जी है जितनी की एनर्जी उस किसकी है, एनर्जी लेवल की है जिसमें वो घूम रहा है, जिसमें वो घूम रहा है। जैसे कि मान लो ये एटॉम, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर प्लस का चार्ज है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये ऑर्बिट जो है, ये जो ऑर्बिट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल। और ये एनर्जी लेवल की मान लो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी इतनी होगी, इस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी यही होगी, कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, कोई अलग एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां घूम रहा है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी लेवल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतनी ही इसकी एनर्जी होगी। अगला इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ही होगी, इतनी ही होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही होती है जितनी उस समय किसकी है, एनर्जी लेवल की। ठीक है, आगे सुने, इसी में स्टार अलग अलग एनर्जी की बात हम लोग अलग से कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या बोले भैया, नील बोर, नील बोर क्या बोले, ढंग सुनना ये वाली बात, बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। नील बोर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डू नॉट emit radiation, do not emit radiation या energy while revolving, while revolving, while revolving in orbit। अब उन्होंने ये वाली बात बोली कि भैया जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो उस समय वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। मतलब कि ये रदरफोर्ड स्टेबिलिटी समझा रहे थे जब आया था ड्रॉबैक, मैंने बोला ना, रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर है, सब खुश हो गए, बड़ी अच्छी बात है। एक लड़का बोला उसमें बीच में कि भैया इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज मतलब कि ये चार्ज एक्सेलरेटेड है, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो इसकी एनर्जी इमिट होगी, रेडिएशन इमिट होगी, रेडिएशन इमिट, तो ये छोटा हो जाएगा। स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए थे, स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए, और यही बात ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो एनर्जी नहीं निकलती। अरे भैया ये क्या बोल दिया, क्यों नहीं निकल रही, क्या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्या एक्सेलरेटेड नहीं है, एक्सेलरेटेड है, फिर एनर्जी क्यों नहीं निकल रही, बोला इन्होंने इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट रेडिएशन एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट। व्हाई, क्यों, तो उन्होंने बोल दिया सिंपल से शब्दों में कि वो बात आप जो पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल फिजिक्स की है, ये क्लासिकल फिजिक्स की है, क्लासिकल फिजिक्स की बात है भैया। जो ये आप बोल रहे हो हर्ट्ज की बात कर रहे हो, इनकी बात कर रही है, सब क्लासिकल फिजिक्स वैज्ञानिक थे। अगर क्लासिकल फिजिक्स को या मॉडर्न फिजिक्स में एटॉम में लाने की कोशिश करोगे तो नहीं बन पाएगा संतुलन, संतुलन नहीं बन पाएगा। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, जो आप ये बोल रहे हो ना, जो आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाहर क्यों नहीं निकल रही, तो उन्होंने बहुत सिंपल बोला है कि वो बात जो आप बोल रहे हो क्लासिकल फिजिक्स की है, एक्सेलरेटेड चार्ज में से रेडिएशन निकलती है, क्लासिकल फिजिक्स है ये। अगर आप यहाँ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो याद रख लो, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब यही है कि भैया इसके क्लासिकल के नियम यहां नहीं लगेंगे, इनमें संतुलन बना के रखो, बैलेंस बना के रखो। आप इसको भी यहां लगाओगे तो मॉडर्न फिजिक्स मैं नहीं पढ़ा रहा ना, मैं समझा रहा हूं, आप ये मार्कर अपना पढ़ो और आप पढ़ाते रहो। बहुत सिंपल वर्ड बोल दिया उन्होंने कि वो क्लासिकल फिजिक्स है, ये मॉडर्न फिजिक्स है, या मॉडर्न लॉ लगेंगे, ये नियम नहीं लगेगा। और वो स्टूडेंट शांत बैठ गया, उसने कि ओके सर जो आपने बोला मान ली बात, उन्होंने जो बोला बात मान लो, इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन में से रेडिएशन नहीं निकलती, एनर्जी नहीं निकलती, जब ऑर्बिट में वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें से एनर्जी नहीं निकलेगी, याद रखना। इसीलिए वो ऑर्बिट जो है ना नॉन रेडिएटिंग कहलाती है, मैंने अभी बोला था नॉन रेडिएटिंग,
इनमें ऐसे एनर्जी नहीं निकल रही, नॉन रेडिएटिंग स्टेशनरी है ये, नॉन रेडिएटिंग। मैंने वर्ड बोला नॉन रेडिएटिंग, याद रखना। तो फिर उन्होंने ये भी बोला आगे, इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब और इमिट रेडिएशन। ये भैया रेडिएशन को एब्जॉर्ब और इमिट कर सकते हैं, ये लिखा है, इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब और इमिट रेडिएशन, या बोलूं मैं भाषा में आपकी में, एनर्जी व्हेन दे जंप, जब वो जंप करें, फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, वन ऑर्बिट टू अनदर। भैया अब क्या कहेगा ये भी बात समझ लो। ये तीन पोस्टुलेट्स में से ये तीसरा पोस्टुलेट मैंने आपके सामने पूरा लिख दिया, लेकिन बस इसको और समझ लो इन्होंने क्या कह दिया, क्या बोला देखो, इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब और इमिट रेडिएशन, एनर्जी निकल सकती है इलेक्ट्रॉन में से या एब्जॉर्ब भी करेंगे व्हेन दे जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। मतलब ये एटॉम, ये न्यूक्लियस, ये पहली ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट, ये चौथी ऑर्बिट, समझ लो। इलेक्ट्रॉन यहां है अभी, तो इसके पास एनर्जी मैंने अभी लिखी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम है वो एनर्जी। फिर इलेक्ट्रॉन यहां है तो -3.4 है। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा जब तक, बात समझो, पहली ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसके पास एनर्जी -13.6 होगी। अगर वही चाहता है कि मैं यहां घूमना चाहता हूं, यहां 3.4 पर, -3.4 में घूमना है दूसरी ऑर्बिट में, तो क्या करना पड़ेगा, उसे एनर्जी और चाहिए, उसे एनर्जी और चाहिए। तो इस समय वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड हो जाएगा, और एक्साइटेड होके यहां से उचक के यहां आ जाएगा, यहां। तो इसने क्या किया, इस समय एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। अब यहां से वापस यहां आ जाए, आना चाहता है ऊपर और जाना चाहता है तो उसको और एनर्जी चाहिए, और ऊपर जाना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मतलब एब्जॉर्ब करेगा क्या, एनर्जी। एक ऑर्बिट से दूसरी में जा रहा है, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, एनर्जी चाहिए जब वो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ऑर्बिट टू ऑर्बिट। अच्छा, नीचे आना चाहे, एक्साइटिंग से ग्राउंड स्टेज में आना चाहता है, नीचे आना चाहता है, ऊपर से कहां आना चाहता है, नीचे। अब वो एनर्जी इमिट करेगा, जैसे यहां है तो -3.4, बहुत एनर्जी, यहां है -13.6, तो यहां से यहां आते समय उसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो इस समय वो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा नीचे आते समय। कितनी एनर्जी इमिट कर देगा, एनर्जी निकलेगी E2। इस समय जो एनर्जी है वो लिख दी मैंने E2 माइनस, इस समय जो एनर्जी है वो क्या लिख दी, E1, E2 माइनस E1। इतनी एनर्जी से यहां आते समय इतनी एनर्जी क्या करेगा, इमिट। अच्छा, एनर्जी अब इमिट कर रहा है, इमिट घूमते समय नहीं, इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट रेडिएशन व्हाइल रिवॉल्विंग, घूम रहा है कोई एनर्जी नहीं, जंप कर रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इमिट भी कर सकता है। देखना है कि क्या करना है। अब नीचे की तरफ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है, तो एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्या रिलीज की, E2 माइनस E1 जो एनर्जी रिलीज की है। अच्छा, करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, वेव के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में करेगा ये। तो फिर तो डी ब्रोगली, डी ब्रोगली कह गए भैया, वेव निकलेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, याद है, और एनर्जी डायरेक्टली किसके दी, फ्रीक्वेंसी के, और एनर्जी बराबर थी किसके, एच न्यू, वो एनर्जी जो इमिट हुई है। तो E2 माइनस E1 बराबर किसके, एच न्यू के। ये उन्होंने चिपका दिया पैच, ये लो भाई, ये प्लांक कांस्टेंट लगा करके उन्होंने ये पैच चिपका दिया। प्लांक्स की कहानी को उन्होंने यूज किया, पूरा सब कुछ इन्होंने यूज कर लिया, किसकी बात, प्लांक की बात को यूज करके इन्होंने इसमें लगा दिया। बात समझ में आई, बहुत गहरे पोस्टुलेट लिखे इन्होंने, ये सारे पोस्टुलेट, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज समझाएंगे आपको, लाइन स्पेक्ट्रम, ये सब आप लोगों को ये बताने वाले हैं। इनके 3 पोस्टुलेट, तीनों के तीनों वेरी इंपोर्टेंट, तीनों याद रखना था। एक बार इसको, चलो पहला वाला यहां से देखो, पहला वाला पोस्टुलेट जो रदरफोर्ड ने बोला था वही इन्होंने बोला है कि भैया एटॉम गोल है, न्यूक्लियस में पूरा चार्ज है, जो न्यूक्लियस में अंदर चार्ज है वो प्लस का है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे, कोई चार्ज नहीं बचता, एटॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन बार गोल गोल घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सब बराबर है। सारी बात रदरफोर्ड की इन्होंने पहले लॉ में बोली है, पहले पोस्टुलेट में बोली है। तो याद रखना, जो रदरफोर्ड ने बोला था वो आप पहले पोस्टुलेट में लिख देंगे। असली आया दूसरा पोस्टुलेट, दूसरे पोस्टुलेट में इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कहीं भी भांग आगे घूम रहा है, कहीं भी नहीं, इलेक्ट्रॉन के घूमते समय जो ऑर्बिट होगी वो ऑर्बिट होगी फिक्स। इलेक्ट्रॉन की अगर ऑर्बिट फिक्स है तो इसका मतलब समझ रहे हो ऑर्बिट है कहां। अब क्वेश्चन आया ऑर्बिट है कहां, तो उन्होंने बताया
इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। ये इन्होंने बताया इसके सेकंड पोस्टुलेट। तीसरे पोस्टुलेट में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भैया जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके पास एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी है? जितनी उस एनर्जी ऑर्बिट में है। ठीक, अब एनर्जी घूमते समय इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। याद रखो, जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, स्टेबिलिटी में फंसे हुए थे, नील बोर ला रहा है बाहर। नील बोर क्या कह रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन के पास घूमते समय एनर्जी है लेकिन रिलीज नहीं करता, रिलीज नहीं करता, रिलीज नहीं करता। आप जो पढ़ रहे हो क्लासिकल फिजिक्स से वहीं छोड़ के आओ। हम बात किसकी कर रहे हैं? मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स कहती है इलेक्ट्रॉन घूमते समय एनर्जी रिलीज नहीं करने वाला। तो कब रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करे। एक्साइटिंग में जाना चाहता है, ऊपर ले जाना चाहते हो, उस समय वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, अंट शंट कुछ नहीं एब्जॉर्ब करेगा, स्पेसिफिक एब्जॉर्ब करेगा। चाहिए उतनी एब्जॉर्ब करके कहां चलाएगा? एक्साइटिंग में। नीचे लाना चाहते हो तो रिलीज कर देगा, रिलीज करके चलाएगा। बात ये उसके दोनों, तीसरा पोस्टुलेट, ये तीनों पोस्टुलेट थे आपके नील बोर के। आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आ गया? पहले आराम से तीनों पोस्टुलेट शांतिपूर्वक पहले बिल्कुल रिलैक्स बैठ करके लिख लो। मैं तो चल रहा हूँ भाई ओवर एक्साइटेड में, जाकर के आप लोग एक्साइटेड ना हो जाओ, उड़ने लगो कहीं आप भी कि सर हमें भी एनर्जी मिल गई है, अब हम लोग भी एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड हो जाओगे ग्राउंड स्टेट में भी आ जाओगे यार, तो पहले ग्राउंड स्टेट में बने रहो, अभी एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है? समझ में आ गया? ये दिमाग में यहाँ रख लो पहले तीनों। आगे बढ़े। आप भैया से पूछेंगे हम रेडियस बताओ। आप भैया से हम कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि आप रेडियस बताओ। रेडियस मतलब समझ रहे हो? जैसे ये एक एटॉम है जिसका एटॉमिक नंबर है जेड। जेड एटॉमिक नंबर है, जेड। ठीक है, एटॉमिक नंबर पता नहीं तो यहां मैं बोल देता हूं जेड है, मतलब यहां प्लस उतने ही होंगे, पॉजिटिव चार्ज उतना ही होगा जो इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो कहीं भी घूम रहा होगा या उसकी ऑर्बिट फिक्स होगी? कहीं भी नहीं घूम रहा होगा, पता है ना उसकी ऑर्बिट क्या है? फिक्स है। अगर फिक्स है तो यहाँ की एक रेडियस, वो रेडियस बता दो आप। रेडियस बताओ कि कहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? तो बता देते हैं। रदरफोर्ड का सारा लिए इसमें, पहले रदरफोर्ड की हेल्प लगा लेते हैं, फिर बोर को भी ला देंगे। पहले रदरफोर्ड क्या बोला भैया? इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। इट हैज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, कितना होता है? mv² अपॉन r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, कहां से आया सेंट्रीपिटल फोर्स? तो दिस नेसेसरी, ये जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय किसने दिया ये इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला तो ये लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पहला चार्ज। पहला चार्ज जो इस न्यूक्लियस के अंदर है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है? कितना पता है ना? उसने नील बोर नहीं बोला है, रदरफोर्ड नहीं बोला है। पॉजिटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही बराबर है। उन्होंने बोला पॉजिटिव जो एक चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही बराबर है। पॉजिटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की, तभी तो न्यूट्रल कह पाए थे। पॉजिटिव जो चार्ज है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का बोलो या जो पॉजिटिव चार्ज है उसका भी चार्ज इतना ही है, याद रखना। ठीक है, अब बात है कि इसमें अंदर कितने प्लस हैं, तो डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर। मान लो 2 प्लस है तो इसका 2, फिर बोल रहा हूं अंदर 1 प्लस तो प्लस ई के बराबर। अगर अंदर 2 प्लस है तो ये डबल प्लस मतलब 2e, 2 का मल्टीप्लाई। 3 प्लस है तो 3e। एटॉमिक नंबर कितना है? जेड, तो जेड होंगे इसके अंदर, तो जेड ई। ये रहा चार्ज। चार्ज समझ में आया कि नहीं है? फिर बोल रहा हूं, दोबारा बोल देता हूं, वापस समझ लो। Q1 मतलब पहला चार्ज, कितना चार्ज है इसके अंदर? 1 प्लस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब कितने प्लस? जितना एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर कितना मान लिया? जेड, तो ई। ये हो गया पहला चार्ज। दूसरा चार्ज जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर, अब इलेक्ट्रॉन खुद का चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना है? ई, तो लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय ई डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर। ये आपका कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सेंट्रीपिटल बराबर है भैया, लिख देता हूं, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई नीचे कौन है? आर स्क्वायर। आर से ये स्क्वायर कट जाएगा, एक आर से स्क्वायर काट देना आप, तो क्या बचेगा अपने पास? यही लिख देते हैं, जो बचा है वो लिख देता हूं। क्या निकलेगा? एम वी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये इक्वेशन फर्स्ट। अभी तक कोई भी नई चीज ये नहीं, ये तो बात किसने कर दी थी? पहले ही बात कर गए थे रदरफोर्ड बाबा, ये तो रदरफोर्ड बाबा ने कर दी थी। अब हम इसमें बोर का पोस्टुलेट लगाते हैं। तो बोर ने बताया कि भैया ये जो रेडियस है या ये जो ऑर्बिट है कहां है? जब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के, यही ना? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर बराबर होना चाहिए एन एच अपॉन 2 पाई के। समझ में आया? अब यहाँ ऐसा करो, एम वी स्क्वायर है तो यहाँ भी एम वी स्क्वायर बना लेते हैं। क्या करें? इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर। समझ में आ गया? आपको एम वी स्क्वायर छोड़ो, बाकी सब उधर ले जाना है। जैसे देखो, एन स्क्वायर पहले ही है, एच स्क्वायर पहले ही यहाँ पर है, 4 है, पाई स्क्वायर पहले ही है, आर स्क्वायर भी मैं यहाँ डिवाइड में ले लेता हूँ, तो यहाँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बचेगा। अपने को एम अकेला, स्क्वायर में से एक और एम ले जाऊं, लो, तो क्या बचेगा यहाँ? एम वी स्क्वायर। ये मैंने बोल दी इक्वेशन सेकंड। क्या कहना है? एम वी स्क्वायर इसके बराबर, एम वी स्क्वायर किसके बराबर है? तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सामने रख देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कौन कौन बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बराबर इसके आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एम। और ओके, सॉल्व करके रेडियस निकालो। यहां से आर से ये स्क्वायर जा चुका है, 4 से ये 4 भी काट सकते हो आप, पाई से ये स्क्वायर काट देना, जो बच गया आर मैं इधर ले लेता हूं, आर आ गया, लो इधर कौन बचा है? एन स्क्वायर बचा है, एच स्क्वायर बचा है, और कौन बचा है? पाई भी है एक, एम भी बचा हुआ है अभी, और जो इधर है वो उधर ले गए। जेड आ गया डिवाइड में, ई स्क्वायर भी कहाँ आ गया है? डिवाइड में। एप्सिलॉन नॉट जो डिवाइड में था वो ऊपर पहुंच गया है। ये आ गया रेडियस का फॉर्मूला। ये रहा आपका रेडियस का फॉर्मूला, देख सकते हैं आप लोग, ये आपका रेडियस का फॉर्मूला आ गया। हमारा नहीं भैया, नील बोर बाबा जय, ये रेडियस का फॉर्मूला। कोई दिक्कत इसके अंदर? फिर देख लो एक बार, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू दोनों बराबर रख के इक्वेशन पहली बनी। बोर का पोस्टुलेट कहता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, वैल्यू पुट करके दूसरी इक्वेशन बनी, दोनों सामने रख ली, रेडियस आ गई। सिंपल कैलकुलेशन, रेडियस आ चुकी है। अच्छा, इसमें कुछ कांस्टेंट है, ये पता है, देखो जैसे एच स्क्वायर, एच ये प्लांक कांस्टेंट है, ये प्लांक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिट ये भी कांस्टेंट, पाई ये कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, ई स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एन स्क्वायर बाई जेड के, ये बोल सकते हैं। मतलब कि एन स्क्वायर बाई जेड के, एन स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिट, रेडियस इज डायरेक्टली एन स्क्वायर के। ढंग से देख लो, एन के नहीं, एन स्क्वायर में, स्क्वायर में चलनी है, स्क्वायर में। पहली रेडियस, पहली ऑर्बिट की जो रेडियस है वो यहां है, तो दूसरी की स्क्वायर में चलेगी, 4 के फॉर्म में स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 टाइम्स में चलेगी, 4 टाइम्स में, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और फिर यहाँ 4 का स्क्वायर लिख के कितना चला जाएगा? 16। मतलब पहली अगर 1 पे चल रही है तो ये 4 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में, वो 16 टाइम्स में, वो 25 टाइम्स में, 36 टाइम्स में। तो ऐसे बराबर नहीं है, आप इसमें समझो। पहली ऑर्बिट, दूसरी होगी 4 टाइम्स पे, तीसरी होगी 9 टाइम्स पे, अगली वाली 16 टाइम्स पे। समझ में आया कि नहीं है? तो ये याद रखना, ये यहां लिखा हुआ है। और इनवर्सली है जेड के, एटॉमिक नंबर के इनवर्सली है। नील बोर बाबा जय हो आपकी, जो आपने बताया। ये रेडियस समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो वीडियो पॉज करके और इस रेडियस को निकाल के बताएंगे फटाफट।
वीडियो पॉज करेंगे, आराम से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है पता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 पहला चार्ज, और q1 अंदर चार्ज कितना है Ze, q2 दूसरा चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन है E, दोनों को लिख के आ गया, इक्वेशन बन गई पहली। दूसरी इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर किसके है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, वो लिख दिया। उसको सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन बन गई, दोनों की वैल्यू पुट कर ली, दोनों की वैल्यू पुट करके रेडियस हमारे पास आ गई। ये रेडियस r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ गया कि नहीं आया? वीडियो पहले एक बार पॉज करके आराम से ये रेडियस निकाल लो, ठीक है। कितनी है रेडियस, यहां लिख दूं, रेडियस बराबर कितनी है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z और e स्क्वायर। वेरी गुड, ये आपके पास रेडियस आ गई है। किसी को दिक्कत इसके अंदर? ये रेडियस, ऑर्बिट की जो रेडियस है वो ये रही यहाँ, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, वेलोसिटी 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 निकाल दें। चलो दूसरा काम भी, वेलोसिटी भी निकाल दो जल्दी से, जल्दी से वेलोसिटी भी निकाल लो। वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालें, बोर्स का पोस्टुलेट स्टार्ट करते हैं। बोर्स पोस्टुलेट यूज करो। क्या कहता है बोर्स का पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई के, ये रही वेलोसिटी, v आ जाएगी। क्या करें इसमें, अरे रेडियस तो चेंज होती रहेगी, तो एक काम करो, इसको हटाओ, r की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ। चलो mvr की वैल्यू वहां से उठा करके यहाँ लिख लो, क्या वैल्यू है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m z e स्क्वायर, वो लिखी हुई है। यहां से उठा करके मैंने किसकी वैल्यू लिख दी, r की, बराबर किसकी जगह है nh अपॉन 2 पाई। सॉल्व कर लो, वेलोसिटी निकल गई। देखो जैसे मास से ये मास कट रहा है, पाई से ये पाई कट जाएगा, और n स्क्वायर से ये n कट गया, h से ये भी स्क्वायर कट गया, अपन v चाहिए, v क्या यहाँ 1/2 है, ठीक। मल्टीप्लाई में कौन कौन आ गया, देखो जो ऊपर था वो सब डिवाइड में आ गया, n डिवाइड में, h डिवाइड में, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में, जो ऊपर पहुंच गया है e स्क्वायर पहुंच गया ऊपर, और कौन पहुंच गया है z। ये रही वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपके सामने लिखी हुई है, देख लो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/2। अच्छा, इसमें भी कुछ कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूं एक बार को, अपने आप नोट डाउन कर। पहले तो वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी, वीडियो को पॉज करके आराम से पहले वेलोसिटी निकाल लो। यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं, लो, वेलोसिटी बराबर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय एन एच एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? किसी को दिक्कत इसके अंदर? अरे देखो, मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ जेड की जगह तो 1 लिख दूंगा। अब हाइड्रोजन के अंदर मैं पहली ऑर्बिट की बात करूं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने लिख दूंगा, 1। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, v बराबर 1/2 का मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर कर लेना। जेड की जगह कितना लिखना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर कितना है, 1 है। आगे बढ़ो, एच प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख देंगे 8.854 इंटू 10⁻12, ये सारी वैल्यू लिख दी। आप सब सॉल्व आउट कर लेना, सब काट लेना, तो जो आंसर आएगा वेलोसिटी वो आपकी नियरली आएगी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी आएगी। ये वेलोसिटी हाइड्रोजन एटॉम में जो इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में घूम रहे हैं उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वैल्यू, वेलोसिटी हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 है, पहली ऑर्बिट है, उसके लिए वेलोसिटी कितनी आई है, 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अबाउट रफली बोलूं तो 137 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड, वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उससे 137, बहुत तेज घूम रहा है भैया इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज घूम रहा है। लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उससे 1/137 टाइम्स है। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला तो आपका यहाँ हो गया था, ये हमने एक कैलकुलेशन करके आपको क्या बता दी, वेलोसिटी बता दी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसके अंदर, हाइड्रोजन एटम में पहली ऑर्बिट में। हटा दूं मैं इसको, नोट कर लिया, नोट कर लो एक बार, वीडियो पॉज करके नोट कर लें।
ठीक है, आगे से ये आपने जो निकाली वो क्या निकाल दी? एनर्जी। ठीक है, वेलोसिटी, सॉरी थक गए, वेलोसिटी की बात की हमने। ठीक है, हाँ, अगर आपसे कहूं मैं कि काइनेटिक एनर्जी भी निकालिए आप, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर, हाफ की जगह तो हाफ, एम की जगह वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दूंगा मैं, वी स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ, लो चलो ठीक है, वी की जगह 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय एन एच एप्सिलॉन नॉट, इसका होल स्क्वायर, ये तो वी की वैल्यू रख दी है, इसका होल स्क्वायर सिंपल, तो 1/2 का मल्टीप्लाई एम का मल्टीप्लाई नीचे कितना है 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ई का स्क्वायर है तो ई की पावर 4 हो जाएगी, जेड का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, एन का भी स्क्वायर, एच का भी स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर, सब स्क्वायर, ओवरऑल मिला के लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है 1/2 1/4 बोले तो 1/8 मल्टीप्लाइड एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये आई काइनेटिक एनर्जी। यहां लिख दें काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है 1/8 टाइम्स ऑफ एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। समझ में सिंपल, कुछ नहीं किया अभी तक, बस रेडियस तक ही था दम इसमें, उसके बाद में आपने वेलोसिटी निकाल दी, काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, ये लिखी हुई है रेडियस वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, किसी को दिक्कत इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लो, फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके पहले काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लें। ठीक, अब निकाल देता हूं मैं कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दें, ठीक है, इसी में समझ लें। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको लास्ट लेक्चर जब मैं बता रहा था तो मैंने उसके अंदर एक बार बताई थी, जब हम लोग क्लोजेस्ट अप्रोच की बात कर रहे थे तो वहां पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर था पोटेंशियल का मल्टीप्लाई चार्ज से, मतलब नहीं समझे, देखो ये एटॉम, एटॉम के अंदर ये न्यूक्लियस, तो ये पहला चार्ज है, इसके द्वारा यहाँ कितना पोटेंशियल है, जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहां कितना पोटेंशियल है, तो इसके द्वारा यहाँ कितना पोटेंशियल है तो वो बताना पड़ेगा, तो पहले यहाँ पोटेंशियल लिखना है, सेकंड चैप्टर से पढ़ के आओ पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज इसके अंदर है, जो चार्ज इसके अंदर, इसके अंदर कितना चार्ज है, प्लस का चार्ज है, पॉजिटिव जेड ई, कितना चार्ज है इसके अंदर याद रखो, प्लस का जेड ई चार्ज है, वो भी किसका है, प्लस का, डिवाइडेड बाय आर, जो ये दूरी थी ऑर्बिट की दूरी है यहाँ कितनी आर का मल्टीप्लाई जो चार्ज अब यहां है, जो चार्ज यहां, और यहां कौन घूम रहा है पता है ना, इलेक्ट्रॉन, प्लस या माइनस का होता है चार्ज, माइनस का इलेक्ट्रॉन, गलती नहीं करना इसमें आपको साइन लगाने पड़ेंगे, गलती नहीं करना, अंदर का जो चार्ज है वो प्लस का ये लिखा है, बाहर का जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो माइनस का है, माइनस ही लिखना है, समझ में आया कि ये पोटेंशियल और ये क्या लिखा हुआ है चार्ज, फिर बताऊं दोबारा सुन लो एक बार, गलती नहीं करनी है, देखो कौन सी एनर्जी निकाल रहे थे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, जैसे मैंने बोला ये एटॉम और यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहां पोटेंशियल कितना है, इसके द्वारा पोटेंशियल कितना है, और मल्टीप्लाई जो चार्ज उस पॉइंट पे है, चार्ज एट दैट पॉइंट, चार्ज एट दैट पॉइंट, तो पोटेंशियल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना अंदर चार्ज है जेड ई, अंदर का चार्ज माइनस का या प्लस का है, प्लस के जेड ई, डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक की दूरी रेडियस ऑर्बिट की, मल्टीप्लाई क्या लेना है आपको, चार्ज जो यहां है कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, वो भी किसका है माइनस का, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसके अंदर, बस आंसर आ जाएगा आपका, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई, और ई हो गया ई स्क्वायर, माइनस में लिख देता हूं आगे डिवाइडेड बाय आर, कौन सी एनर्जी आ गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब दिक्कत वही फिर से इसमें क्या है, अभी भी रेडियस है, एक बार फिर से इसकी रेडियस हटा देते हैं, चलो यहां तो समझ में आएगी नहीं आए सभी को, इसमें भी तो आर है, तो मैं आर की वैल्यू हटा दूं, यहाँ आर की वैल्यू लिख दो जल्दी से, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय
पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये पूरा सामान कहाँ गया ऊपर, क्या बचा -1/4 एप्सिलॉन नॉट, कौन था पहले ही, जेड ई स्क्वायर पहले ही है, और कौन आ गया एम आ गया, जेड आ गया, ई स्क्वायर भी है, नीचे कौन है ब्रैकेट में, नहीं लिखो ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है, कौन है एन स्क्वायर है, और कौन है एच स्क्वायर है, और कौन है एप्सिलॉन नॉट है। ये सब मिला के यहाँ लिख दूं मैं, सारे लिख देता हूँ, लो पोटेंशियल एनर्जी बता रहा हूँ, देख लो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, सब मिला करके बोल रहा हूँ, माइनस में 1/4 का मल्टीप्लाई जेड और जेड, जेड स्क्वायर ई की पावर 2 ई की पावर 4, एम भी है डिवाइडेड बाय, और कौन है एप्सिलॉन नॉट एक एप्सिलॉन, दूसरा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का स्क्वायर भी है, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये है पोटेंशियल एनर्जी, यहां लिख देना पोटेंशियल एनर्जी बराबर लगभग सेम यही आ रही है -1/4, पहले लिख लेता हूं, देखो m लिखा है मैंने इसमें, तो पहले m लिख दो, m e की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय कौन है एन स्क्वायर है एच स्क्वायर, एन स्क्वायर है, ये एन और एच में गलती नहीं करना, एन स्क्वायर है एच स्क्वायर है और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। समझ में आ गया, जल्दी से देख लो पोटेंशियल एनर्जी, पहला काम आपने वेलोसिटी निकाल दी, दूसरा काम काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, तीसरा काम क्या निकाला है पोटेंशियल एनर्जी, गड़बड़ नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का मल्टीप्लाई किससे चार्ज से 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड, ये सारी वैल्यू पुट करके आप पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल के आ गए। अब हम लोग टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, फिर तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी लिख लो पहले 1/8 m ई स्क्वायर ई की पावर 4 सॉरी ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, माइनस का साइन आ गया, यहाँ तो प्लस है, आपने कहा अरे ये माइनस में है 1/4, और कौन है m ई की पावर 4 जेड स्क्वायर और नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, कॉमन जो आ रहा है वो लिख लो, देखो टोटल एनर्जी बराबर 1/8 या 1/4 है, तो 1/4 कॉमन मल्टीप्लाई में, और कौन है m ई की पावर 4 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, सब कॉमन, तो यहाँ कितना बच गया 1/2 बचा, यहाँ 1/4 ही तो कॉमन लिया 1/2, और माइनस यहाँ कौन बचा 1/1, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, नीचे 2 ऊपर कितना आएगा 1 - 2, कितना बचेगा -1/2, डायरेक्ट लिख दूं कोई दिक्कत, तो ये बचा आपका -1/2। समझ में, इस माइनस को मैं आगे ले लेता हूं, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 1/8 पूरा लिख लेना, का मल्टीप्लाई किससे m ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये एक n है भूलना नहीं है, फिर बोल रहा हूँ एन स्क्वायर का यहाँ पे h 2 लिख दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर और कौन है एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये रही आपकी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही एनर्जी का ऑर्बिट की भी होगी, यही एनर्जी लेवल है। समझ में आया, टोटल एनर्जी के लिए क्या किया आपने, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, माइनस इसलिए क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, सॉल्व करके आंसर देख लो, टोटल एनर्जी भी आपकी किस में आई है माइनस में। एक बार आराम से वीडियो को पॉज करके देखो अभी आपने क्या क्या निकाल लिया, सबसे पहले हमने रेडियस निकाली, वेलोसिटी बोर का पोस्टुलेट लगाया, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी रखे काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी कितनी आई 1/8 माइनस में है, ठीक है, m ई की पावर 4 जेड स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, कौन सी एनर्जी आ गई आपकी, ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही एनर्जी होगी ऑर्बिट की भी, याद रखना, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आ गई पता है ना, -1/8 का मल्टीप्लाई किससे, वीडियो पॉज करके करना था आपको, डिवाइड में लिख लेता हूं पहले, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर, भूला नहीं, ऊपर क्या लिखना है
e की पावर 4 और क्या लिखना है, याद करो जल्दी जल्दी जल्दी, e की पावर 4 और z, ओके z स्क्वायर और कुछ रह गया, क्या रह गया, m रह गया क्या इसके अंदर, चलो m लगा के देखता हूं, आपने बोला तो ठीक है। यहाँ देखो ये फॉर्मूला m e की पावर 4 z स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1/8, ठीक है। तो ये रही आपकी एनर्जी, सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सामने ये रही। किसी दिक्कत इसके अंदर? अच्छा ये सुनो, अगर मैं मान लो हाइड्रोजन के लिए निकालना चाहूं एनर्जी, हाइड्रोजन के लिए निकालना चाहूं तो z बराबर कितना हो जाएगा 1, z बराबर 1, ये सारी वैल्यूज में पुट करूं, चलो ठीक है हाइड्रोजन बनाते हैं, लो हाइड्रोजन, ठीक है ये लो अंदर छोड़ो, ये पहली ऑर्बिट, तो पहली ऑर्बिट की निकालता हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी है 1, वैल्यू पुट करता हूं मैं ये सारी, देखो तो टोटल एनर्जी बराबर -1/8 का मल्टीप्लाई m इलेक्ट्रॉन का मास e की पावर 4 z स्क्वायर, सुन लो आगे सुन लो, n को छोड़ो, पहले मैं अभी z स्क्वायर लिख लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर लिखता हूँ, ये लिखा लो n स्क्वायर, ठीक है ये सब कांस्टेंट है, बस यही तो बदलना था, इन सब की कांस्टेंट को मैं सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -13.6 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी के लिए शॉर्ट ट्रिक याद रख लो, टोटल एनर्जी के लिए शॉर्ट ट्रिक, इन सबको सोल्व करोगे -13.6 आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बस आपको तो बोलना है, अगर हाइड्रोजन एटम है तो जेड की कितना लिखना है यहाँ 1, पहली ऑर्बिट निकाला तो यहाँ भी क्या लिखना है 1, जैसे कैलकुलेट कर दूं मैं तो कितना आ रहा है पता है ना, टोटल एनर्जी बराबर आ रहा है -13.6 का मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन है 1 का स्क्वायर, पहली ऑर्बिट है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हटाओ, 1 का स्क्वायर 1 हटाओ, आंसर कितना आएगा -13.6, मतलब इसकी जो एनर्जी आ रही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कहा दूसरी ऑर्बिट की निकालता हूं इसकी, ये ना आपके सामने दूसरी ऑर्बिट की निकालें तो क्या निकले, टोटल एनर्जी बराबर कैसे निकालेंगे पता है ना, -13.6 का मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन तो जेड की जगह 1, 1 का स्क्वायर, दूसरी ऑर्बिट है दूसरी ऑर्बिट तो यहाँ किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो कोई मतलब का है नहीं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पता है ना 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -3.4, यहाँ आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आ गई। तीसरी की निकालना चाहूं तो यहाँ किसका पता है ना सेम, अगर मैं तीसरी की निकालना चाहूं तो जेड की जगह कितना लिखना है आपको, वही 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखना है नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 से डिवाइड कर लेना, अप्रॉक्स 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन माइनस। चौथी की निकालना हो तो यहाँ किसका स्क्वायर पता है ना 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो चौथी ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट की निकालोगे तो आंसर आ जाएगा -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आप सारी ऑर्बिट्स की निकाल सकते हैं एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये नील बोर जो दे गए वो हमें ये दे गए अपनी विरासत में। आगे समझ में, यहां तक किसी को कोई डाउट समझ में आया कि नहीं है? आज की इस वीडियो में मैंने अभी क्या पढ़ा आपको पता चला, हमने पहले बोर के पोस्टुलेट पढ़े कि बोर ने भैया बोले क्या, तीनों पोस्टुलेट मैंने आपको बताए, आप स्प्लिट करके लिखना चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं, समझ लेना पहले पोस्टुलेट्स बोर के। फिर हम लोगों ने क्या निकाला, रेडियस निकाली, उसके बाद वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी की एक शॉर्ट ट्रिक भी याद रखना। बाकी की क्लास हम लोग जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली और एनर्जी रिलीज करने वाली बात है, या कौन सी रेडिएशन निकलेगी, कौन सी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा, लाइन स्पेक्ट्रल क्या है, ये हम लोग लेमन सीरीज, बामर सीरीज, ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके गाइस, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा एक बात, वही जे थॉमसन की बताई थी मैंने आपको, नोबेल प्राइज विनर थे रदरफोर्ड थे, नील बोर वाज आल्सो द नोबेल प्राइज विनर, इन्होंने भी नोबेल प्राइज जीता है सन 1922 में, 1922 में इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो इनका रह गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।